हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, नए यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला पार्ट प्रोवाइड किया जा चुका है। वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। सुपर फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। सुपर टेट, जूनियर भर्ती, पेट, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सबके लिए एक बेसिक डोज है ये। फिर इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे। तो कहीं से भी आपका वनडे एग्जाम कोई भी माइकलाल नहीं है जो क्लियर करने से रोक सके। आधुनिक भारत का जो भी क्वेश्चन आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का, वो 100% आप कर पाएंगे। और बात करें तो देखिए दोस्तों, जो हिस्ट्री की बात करें पोर्शन में, तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछी जाती है। मीडिवल थोड़ी सी कम, और सबसे कम आपकी एंशियंट हिस्ट्री पूछी जाती है। एंशियंट हिस्ट्री के कुछ पार्ट हैं कोर फैक्टर, उनको जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, जैन बौद्ध धर्म हो गया, या अन्य कुछ जैसे अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इन सबको कुछ ऐसे प्रोमिनेंट सेक्शन हैं जिनको डिस्कस कर लेंगे तो पूरा हमारा हिस्ट्री जो है कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कस किया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण, दूसरा चरण, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, कामा गाटामारू प्रकरण, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे होम रूल लीग आंदोलन। तो देखिए दोस्तों, ये 1916 में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन की बात करें, 1916 में यह हुआ था। सर्वप्रथम आयरलैंड के आयरिश नेता रेडमंड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। क्वेश्चन पूछता है, आयरलैंड के ये आयरिश नेता थे रेडमंड, इनके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। अब देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से वैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की है? श्रीमती एनी बेसेंट ने। लेकिन जो प्रिलिमिनरी सेक्शन की बात करें, होम रूल लीग आंदोलन है, ये आयरिश नेता रेडमंड के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए, 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसका केंद्र जो है पूना में है। सुपर फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की है, लेकिन वो किस नाम से? महाराष्ट्र होम रूल लीग। और ये स्थापना 28 अप्रैल 1916 में हुई, और जिसका केंद्र पूना में बनाया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम बात करें तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, अब होम रूल लीग से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है। बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हम तीसरा चरण डिस्कस करेंगे। और ये तीसरा चरण 1919, जिसमें प्रोमिनेंट है आपका रोलेट एक्ट, वहां से जाके ये आज़ादी तक जाएगा। आज़ाद भारत के बाद हम फिर इसके बाद आज़ाद हो गए। तो इसमें पहला फैक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण जो है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी इरा। तीसरा चरण क्या है? गांधी युग, जिसमें महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा रोल रहा है दोस्तों। ठीक है, असहयोग आंदोलन, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें बढ़ चढ़कर गांधी जी ने हिस्सा लिया है। और पूरी की पूरी जो धुरी है वो गांधी जी के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब चलते हैं अगला फैक्ट। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर, कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी? 1915 में। ठीक है, 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल जो है टीचर माना था। पॉलिटिकल लीडर कह लें, टीचर कह लें। ये क्वेश्चन अथाह बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी को बनाया था। बहुत ही एकदम समझ लीजिए कि रसमलाई क्वेश्चन है ये, और 100% पूछा जाता है। तो इसको रट लें अभी
कि राजनीतिक गुरु कौन है, पॉलिटिकल टीचर कह लें गांधी जी के, ये गांधी जी के ये गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। अगला फैक्ट है, भारत वापसी के समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जब गांधी जी ने वापस किया भारत दक्षिण अफ्रीका से, तो उस समय क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अब क्या है, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की। गांधी जी ने क्या किया था? ब्रिटिश का जो मतलब इंग्लैंड का था, उसमें जो है अन्य जैसे देशों से उनका वार चल रहा था, जापान वगैरह से, ये सारे के सारे देश थे, तो उनमें इंडियन आर्मी को लिया गया था, भारतीयों को गांधी जी ने भेजा था। तो इसको जो है फलतः ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया था। कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी गांधी जी को, क्योंकि इन्होंने जो है भारतीयों को अंग्रेजों के युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था और भेजा भी था। तो यहाँ पे इनको सार्जेंट की चीज़ें भी कही गई गांधी जी को। तो ये जो है कि ये क्या है, अंग्रेज़ों का पट्टा है, इस प्रकार की तमाम सारी चीज़ें निकल के आती रहती हैं। तो इस वजह से कैसर ए हिंद, अगर देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट है कैसर ए हिंद, ये उपाधि गांधी जी को अंग्रेज़ों ने दी थी। कैसर ए हिंद बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत वापस आने पर 1915 में अहमदाबाद के समीप साबर नदी के तट पर साबरमती आश्रम स्थापित किया था। ठीक है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये आपने सुना होगा। तो गांधी जी ने भारत वापस आकर 1915 में ही अहमदाबाद के समीप एक साबरमती नदी है, तो उसके तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला है, भारत में 1917 और 18 ईस्वी के दौरान गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। और ये क्वेश्चन कि पहला जो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया गांधी जी ने वो कौन था? न खेड़ा था, न अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन था, वो चंपारण आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण का किसान आंदोलन था नील खेती के विरुद्ध। ठीक है, 1917-18 में। ठीक है दोस्तों, अब रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। 1919 में ये आया था, बहुत ही खराब कानून था। देखिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को, जो राष्ट्रवादी भावनाएं थीं, उनको कुचलने के लिए 1918 में गठित सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी 2019 में केंद्रीय विधान परिषद द्वारा एक विधेयक पारित किया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 1919 में आया था केंद्रीय परिषद द्वारा। देखिए, इस एक्ट द्वारा अंग्रेज सरकार चाहे जिसको बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून को कहते हैं बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। ठीक है, ना आप इसमें अपील कर सकते हैं, ना वकील कर सकते हैं, ना दलील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपील, वकील, दलील का एक कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन आता है, जो क्या है, रॉलेट एक्ट है, 1919 में आया था, 1919। ठीक है, इसको रट लें। फिर है, भारतीय जनता को इसको काला कानून तो भाई कहेंगे ही, इसकी कटु आलोचना की थी, कड़ी आलोचना की थी। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय भी कर लिया था। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश में हड़तालों का आयोजन किया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को। अगला है कि सरकार ने गांधी जी के पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। अब अगला फैक्ट है कि 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में आक्रोश भी बढ़ गया। तो 9 अप्रैल 2019 को गांधी जी की दिल्ली प्रवेश करते ही गिरफ्तारी हो गई थी। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो बहुत ही नृशंस घटना थी और बहुत ही अत्याचार किया था अंग्रेजों ने 1919 में। इसमें देखें तो रॉलेट एक्ट चूंकि आया था, तो उसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थीं।
वहाँ पर लोगों का हुजूम रहता था, कुछ क्रांतिकारी अपना विचार रखते थे, लोगों को संगठित करते थे, राष्ट्रीय चेतना का जागरण करते थे। तो इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी कर ली थी। तो ये सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ये रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर जन संबोधन करते थे। तो इनको क्या किया था कि सरकार ने उस दौरान, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर में, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस लाइन से आपके समझ लीजिए सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये कहाँ हुआ था, अमृतसर में जलियांवाला बाग में। किसके विरोध में मतलब ये था, ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जो है एक जगह एकजुट हुए थे, संगठित हो रहे थे। 13 अप्रैल 1919 की वो घटना थी, 13 अप्रैल का वो दिन था, ठीक है, 13 अप्रैल डेट थी। और जलियांवाला बाग एक है अमृतसर में, वहां पर ये सभा चल रही थी। तो अमृतसर के फौजी कमांडर जो जनरल डायर था, इसने इस सभा को घेर लिया, चारों तरफ से जो गेट वगैरह थे उनको बंद करके घेर लिया और निहत्थी भीड़ पर, कोई हथियार नहीं था भीड़ के पास, सिर्फ भाई वो विरोध में अपनी जनसभा कर रहे थे, तो वहां पर घेर कर गोलियां चलवा दी थी। अंधाधुंध चारों तरफ से फायरिंग करवाई गई, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई थी। एक कुआं था वहां पर, तो लोग जान बचाने की गोलियां चल रही थी, कुएं में कूद रहे थे। तो समझ लीजिए कि इतनी नृशंस घटना थी कि लोग कुएं में कूदते गए और पूरा कुआं फुल हो गया था लाशों से, क्योंकि भाई एक के ऊपर एक लोग जो है पूरे कुएं को पाट दिए थे। तो इसकी मतलब नृशंसता, अत्याचार की आप एक सीन देख सकते हैं कि इतनी भारी विशद मात्रा में ये घटना हुई थी। और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि इस हत्याकांड के विरोध में जो रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी, उसको उन्होंने वापस कर दिया था कि ले भाई पकड़ अपनी उपाधि, ठीक है, ये नाइट की उपाधि थी। अब देखिए, इस हत्याकांड के विरुद्ध बढ़ते जन असंतोष से भयभीत सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। जांच समिति बैठा दिया कि भाई जिससे क्या है, उग्रता या आंदोलन कम हो जाए, कि भाई हम अपनी जांच कर रहे हैं, इस पर हम जो है समितियां बैठा रहे हैं। तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर जांच समिति या हंटर आयोग जो है गठित हुआ था। अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन। 1919 से 1921 के बीच खिलाफत आंदोलन चला। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उनके सहयोगियों द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों के विरोध स्वरूप सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, नवंबर 2019 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी को सर्वसम्मति से सम्मेलन का अध्यक्ष भी चुना गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है 1922 में खिलाफत आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया, जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई। तो यहीं से खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया था। अब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 को। 13 मिनट का वीडियो हो चुका है। असहयोग आंदोलन को डिस्कस करेंगे। असहयोग के बाद चौरी चौरा, फिर स्वराज पार्टी का गठन। जी हाँ, यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन देखते हैं 1 अगस्त 1920। ठीक है, देखिए, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवाया था। अब देखिए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 2000 बार बार याद आ रहा है, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस आंदोलन के दौरान उन अनेक वरिष्ठ वकीलों जैसे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि ने न्यायालयों का बहिष्कार कर इस आंदोलन में
भागीदारी की थी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। तो इन सब ने क्या किया था, न्यायालयों का बहिष्कार किया था और इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। असहयोग आंदोलन पश्चिम भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में पूर्णतः सफल भी रहा था। अगला और लास्ट फैक्ट है कि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि भी वापस की थी। ठीक है, कैसर ए हिंद की जो उपाधि मिली थी तो उस उपाधि को गांधी जी ने इसमें वापस कर दिया था। चौरी चौरा कांड बहुत भयानक कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। बहुत बार पूछा गया है, सैकड़ों क्या हजारों बार कंपटीशन में पूछा गया। डेट अवश्य याद रखें, 5 फरवरी 1922। देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, गोरखपुर जान ही रहे हैं, स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1919 को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। थाने में बंद करके 22 पुलिस वालों को जला दिया था उग्र भीड़ ने 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर। तो इसी वजह से इसको चौरी चौरा कांड कहते हैं। इस घटना से गांधी जी अत्यंत भाई आहत हो गए और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्वतः उन्होंने समाप्त घोषित कर दिया था। यही असहयोग आंदोलन था जिसको गांधी जी ने यहाँ पर समाप्त कर दिया। ठीक है, किससे असंतुष्ट होकर? चौरी चौरा हत्याकांड या चौरी चौरा कांड से असंतुष्ट होकर, चौरी चौरा कांड से ही असंतुष्ट होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था। ये क्वेश्चन बनता है। बात करें तो आंदोलन समाप्त होते ही सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा भी सुना दी थी। क्योंकि इसी असहयोग आंदोलन के चलते चौरी चौरा कांड हुआ, भले उन्होंने अपना 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त किया, लेकिन 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया और असंतोष भड़काने के अपराध में 6 साल की कैद की सजा दी। अब स्वराज पार्टी का गठन होता है। इधर देखिए मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कहाँ, इलाहाबाद में क्या किया? स्वराज पार्टी की स्थापना किया। ठीक है, स्वराज पार्टी की राजनीति के फलस्वरूप ही भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम भारतीयों को सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ है स्वराज पार्टी की राजनीति के फलस्वरूप। ठीक है, 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधानमंडल में चुना जाना स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि भी रही है। अगला क्वेश्चन है 1923-24 में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के हुए चुनाव में इन्हें विशेष सफलता भी प्राप्त हुई थी। तो इसके बहुत सुदूरगामी इम्पैक्ट हुए स्वराज पार्टी के। देखिए कलकत्ता के मेयर CR दास, अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद और इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये निर्वाचित हुए थे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जो आधुनिक भारत के सुपर फैक्ट्स हैं इनका पार्ट 2 हमने डिस्कस कर दिया है। दोस्तों अब हम आधुनिक भारत के इतिहास के पार्ट 3 को भी डिस्कस करेंगे जल्द ही। तो लगातार बने रहिए। वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। एग्जाम धुन के नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सभी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। सुपर टेट, यूपी टेट की धुआंधार इसमें प्रिपरेशन होगी, बस हम बेस बना रहे हैं। आधुनिक भारत पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो भी कंटेंट आप कहेंगे सब्जेक्ट वाइज हम सोच रहे हैं सुपर टेट का ही ये मतलब हम टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।